आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 इन फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। हम जनरली डिस्कस कर रहे हैं वॉल्यूम 1 फर्स्ट सेमेस्टर। आज के यूनिट का नेम है हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। सिलेबस में आपके 6 पॉइंट्स दे रखे हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग पूरा कॉन्ट्रीब्यूट्स दे रखा है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एंड नर्सिंग। जो आप स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स देख रहे हो, जो आपका लास्ट पॉइंट 3 है नर्सिंग, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाइवा में सबसे ज़्यादा नर्सिंग को पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आपका कोड ऑफ एथिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट में 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं और साथ ही साथ आपके वाइवा में भी पूछे जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट। जो आपका पहला पॉइंट है नर्सिंग इन इंडिया, वो आपका इस फ्लो चार्ट से क्लियर आ जाएगा। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इन इंडिया गोज बैक टू अबाउट 1500 BC, तो आपको क्लियर होगा कि तो कब से स्टार्टिंग है। Next, it was found that diseases were attributed to demons and the treatment given was primarily to exorcise the demons. About 700 BC, the practice of medicine has passed into the hands of the Brahmins, who were scholars and members of the priestly class. बनारस became the center of medical education. ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इसकी हर एक लाइन को आप एज इट इज लर्न कर लीजिएगा। 700 to 600 BC, halls of healing was founded. This time, Sushruta brought the practice of surgery to a very high standard. He and Charak, the famous physician, were leading authorities on the ancient Indian system known as Ayurveda, the science of life. इसी वजह से आयुर्वेदा को साइंस ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो जनरली इसमें क्या होता है, जो इंडिया में नर्सिंग के कैसे स्टार्टिंग हुई, तो उसमें बहुत सारे लेवल्स है, उसमें वेराइटीज भी थी और इमेज प्रियोरिटी भी थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे इसके फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। आप इसको एज इट इज लर्न कर लीजिएगा। मेनली जो ईयर है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नाइटिंगेल। अगर मैं बात करूँ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, knows of her devotion to the service to the poor and sick and is also aware its manners and its status for nursing profession। आपको पता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल फर्स्ट लेडी है नर्स में जिन्होंने इस प्रोफेशन को स्टैब्लिश कर इस प्रोफेशन को करा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बोर्न इन अ वेल्दी इंग्लिश फैमिली ऑन 12 मई 1820। ये आपको याद होना चाहिए कि उनका बर्थ डेट क्या है। वो इंग्लिश फैमिली में जन्म लिया था उन्होंने और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 मई 1820। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपनी प्लेज दी थी, बहुत सारे एफर्ट्स लगाए थे, बहुत सारी कंडीशंस लाई थी, यहाँ तक कि उन्होंने सारे इन्वायरमेंट जितना भी उस समय हैक्टिक था उस सब के लिए उन्होंने सेफ गार्ड का वर्क करा था। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ कंट्रीब्यूशन उनका क्या था, तो आप इस बॉक्स से समझ जाएंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज नॉट द फर्स्ट वन टू यूज स्टैटिकल्स ग्राफिक्स। मतलब कि जो स्टैटिकल्स ग्राफिक्स होते हैं जिससे हम लोग देखते हैं कि इनलार्जमेंट क्या है, क्या ग्रेट कंपेंशन है या फिर क्लीजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, तो वो उन्होंने नहीं पहले से था उनके में, क्योंकि एक इंग्लिश फैमिली थे, ऑलरेडी एडमिटेड थे और सब कुछ, तो उनमें वो सिर्फ रिसीव करना होता था या फिर वो क्लियरिफाई करते थे, एक छोटा सा जिससे आपको क्लियरिफाई हो सके। नेक्स्ट, हर कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज दैट शी यूज्ड statistical graphics to rally for change. Okay, he believed in database decision and wanted everybody to understand her data and came up with simple graphics. तो simply ये है, हर जिस किसी को नॉलेज होती है वो अपने नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है, बट इन क्वांटिटेटिव मैनर। ये चीज़ का डिफरेंस रहता है, जैसे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने करा, सेम एज आज हमारे टीचर्स करते हैं, वो है क्योंकि वो सिंपल ग्राफिक्स की फॉर्म में करते हैं। वो ऐसे फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने फर्स्टली इलेक्ट हुई थी रॉयल स्टैटिकल सोसाइटी में, जब उनको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज भी थी। एक वो फर्स्ट फीमेल मेंबर थी अमेरिकन स्टैटिकल एसोसिएशन की। आप समझ रहे होगा कि किस तरीके से उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था स्टैटिक्स में। और सच में था तो उनका डेटा बेस्ड डिसीजन इतना ज़्यादा हेल्पफुल था कि सब लोग उनके फैमिलीज या फिर उनके राइटली डिसीजन के लिए उनसे ऑर्गेनाइज होते थे या फिर उनसे क्लीनिंग कराते थे या कंपनटेट कराते थे। तो ये क्या था, इससे वो सिर्फ उनके नेचर या नॉलेज पे था, उनके बिहेवियर पे था कि वो हर किसी को एज इक्वल समझती थी और उनको बताने की वो पूरी कोशिश करती थी। अगर आपको पता है ओथ टाइम पे, तो आपको बताया होगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम लोग द लेडी विद द लैम्प कहते हैं। वो लैम्प अपने हाथ में पकड़ती थी, अगर आपने इमेज देखा तो आपको क्लियर होगा। साथ ही साथ सारे इक्विपमेंट, सारी फैसिलिटीज खुद से एडिक्वेट अमाउंट में अरेंज करती थी, उस इन्वायरमेंट को, उस सारे रिसर्चेस करके फिर सब कुछ करके अपने एलिमेंट्स के साथ फिर पेशेंट्स पे वर्क करती थी। उनके मौजूदगी में कोई भी परेशान नहीं रहता था, वो हर एक चीज़ से अवेयर थी। उनके अंदर एक नर्सिंग प्रोफेशन में कहते नहीं इंसानियत जो पेशेंट को कनेक्ट करता है वो सब थी। तो ये चीज़ क्या है, मैं आपको एक बताना चाहूँगी, जो नर्सिंग फाउंडेशन क्या होती है उसमें आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। लिख आप अपने आप से लेंगे, जैसे आपने सोशियोलॉजी साइकोलॉजी पढ़ी है, सेम आप दोनों को मिश्रण बना के फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग बना दीजिए। साइकोलॉजी में क्या था, कुछ चीज़ें लर्न करनी थी, सोशियोलॉजी में अपने मन से लिखना था। सो सेम ऐसे यही है, अपने मन से लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें कुछ भी लिख देंगे एज टॉपिक रिलेटेड। अगर फ्लोरेंस नाइटिंगेल है तो आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल में लिखना, कॉन्ट्रीब्यूट नहीं आ रहा तो आप उनके बारे से स्टार्ट कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे इन्वायरमेंटल थ्योरी दी, आपको याद होगा तो उनकी डेफिनेशन भी है, तो वो सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं
नर्सिंग डेफिनेशन, ये नर्सिंग डेफिनेशन फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1860 में दी थी। एज इट इज लर्न कर लीजिएगा क्योंकि वाइवा में ज्यादातर डेफिनेशन नर्सिंग की पूछ ली जाती है। द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरमेंट ऑफ द पेशेंट टू असिस्ट हिम इन हिज रिकवरी। जो पीटी डॉट मैंने डेफिनेशन में लिखा उसको पेशेंट है, क्योंकि ये नोट्स थे तो मैंने बहुत ही शॉर्टली में बनाए थे। मैं रिपीट कर देती हूँ, द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरमेंट ऑफ द पेशेंट टू असिस्ट हिम इन हिज रिकवरी। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का कहना है जितने भी एनवायरमेंट में आपको नेचुरल चीजें मिलती हैं उनको यूटिलाइज करिए, उसी से आप पेशेंट को असेस करिए, उनकी कंडीशन को, उनसे डेटा कलेक्ट करिए, असेस करने के बाद उनकी रिकवरी में हेल्प करिए, डायग्नोसिस करके उन पर प्लानिंग करके इंप्लीमेंट करिए, कुछ भी करके उनकी हेल्प करना हमारा सबसे बड़ा फर्ज या फिर कह सकते हैं कर्तव्य है। तो ये एक शॉर्ट वे है जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर नर्सेस। इससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं एंड ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नर्सिंग में आपके ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टू प्रिपेयर नर्स हु विल गिव एक्सपर्ट बेड साइड नर्सिंग केयर इन द हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी। जनरली अगर मैं बताऊं कि आपकी इस नर्सिंग 4 साल के कोर्स में क्लिनिकल आवर्स होते हैं जिसमें आप हॉस्पिटल में वर्क करते हैं। ऐसा क्यों? जिससे आप अपने आप में ही फिजियोलॉजिकली मेंटली फिट हो जाओ अकेडमिक लेवल पे, आपको पता चल जाए कि प्रोफेशन एक अप्रोप्रिएट मैनर पर चलता है। इसके लिए आपको डेवलप होना पड़ेगा। इसको आपने अगर करियर में चुना है तो इसका सिर्फ बेनिफिट्स के साथ में बहुत सारे लॉस भी होते हैं और इसको किस तरीके से आपको वाइटल समझना अपने अप्रोच के लिए। तो मैं एक एग्जाम्पल से देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। टू प्रोवाइड इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ एंड प्रैक्टिस इन जनरलाइज्ड पब्लिक हेल्थ केयर नर्सिंग। अगर मैं बताऊं पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में हम लोग जितना भी वर्क करते हैं तो सबसे ज्यादा हमारे क्या रहता है कि हम हेल्थ को प्रमोट करें, प्रैक्टिस करें, और सबसे ज्यादा हमारा क्या मेन फर्क रहता है कि हम जो डिजीज है वो रिस्टोरेटिव प्रोसेस से कंट्रोल कर सके, क्योंकि रिकरेंट जब हो जाते हैं ना तो हमारी चीजें रोल से बाहर हो जाती है तो हम उनको नहीं कंट्रोल कर सकते। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट साउंड साइंटिफिक फाउंडेशन टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड माइंड इन हेल्थ एंड डिजीज। तो बॉडी माइंड रिलेशनशिप आपने पढ़ा है तो बस आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, उनको उस तरीके से एनालाइज करना है जिस तरीके से वो अपने आप को समझ रहे हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग में जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं सेम एज इट इज आपको लर्न कर लेने हैं। सबसे पहले द आर्ट ऑफ नर्सिंग। तो प्रोफेशन नर्सिंग इज एन आर्ट, इट्स अ ग्राउंडेड आर्ट डिस्क्राइब एज टॉकिंग अ होलिस्टिक क्लाइंट सेंटर्ड फोकस। तो जनरली आप देख रहे हो बुक में कितनी डिफिकल्ट लैंग्वेज दे रखी है, मैं सिंपली आपको समझा देती हूँ। द आर्ट ऑफ नर्सिंग इसलिए कह रखा है जिसका मैं एक बेसिक से एग्जांपल दे रही हूँ, जिसका ज्यादा अच्छे से हाथ साफ होगा इंजेक्शन लगाने में, कैनुला लगाने में, ब्लड सैंपल में, वो अच्छे से प्रोफेशनली नर्सिंग कर सकता है, जिसको डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्टिंग अच्छे से आती है, जिसको हर एक चीज आती है, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, इनडायरेक्टली जितना भी आपका नर्सिंग प्रोफेशन वो उस आर्ट को समझ गया वो एक वेल सेटेड फोकस नर्स है। नेक्स्ट क्या है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? जनरली कि जितने भी आपके प्रैक्टिस डिमांड है वो रिलेशन हो सकते हैं या तो नॉलेज से या टेक्निकल स्किल्स से, वो सब आपके डिजायर और एबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रैक्टिस। तो आपको पता है जो भी प्रोफेशनल वर्क्स होते हैं उनको प्रैक्टिस ही रिफ्लेक्ट करती है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना मैनेजमेंट अच्छा। इसीलिए हर एक सेमेस्टर आपके क्लिनिकल आवर्स बढ़ते रहते हैं। अगर मैं बात करूँ जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर थी तो क्लिनिकल हैक्टिक लगते थे, सेकंड सेमेस्टर में बैलेंस हो गया, अब थर्ड सेमेस्टर में क्लिनिकल लगते तो अच्छा लगता है। वो हॉस्पिटल एक सेल्फ इन्वायरमेंट बन गया जिसमें हम वहाँ पे एडजस्ट हो गए, वहाँ पे पेशेंट के लिए वर्क करना बहुत अच्छा लगता है। और जो अभी ब्लेसिंग्स मिलती है ना पेशेंट से, बहुत ही प्योर ब्लेसिंग्स होती हैं। प्योर ब्लेसिंग्स का इसका मतलब ये है कि अभी हम वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क करें, इन फ्यूचर काम तो करेंगे बट हम उसके पैसे चार्ज करेंगे, और हम चाहे जितने भी हो जाए फिर इस तरीके से IPR मेंटेन नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से आज कर रहे हैं। तो ये प्योर ब्लेसिंग्स है। जब भी आप क्लिनिकल जाए तो अपना बेस्ट दीजिएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है पर्सनल कमिटमेंट। कमिटमेंट जनरली क्या होता है कि जितना भी आपका रिस्पॉन्स वर्क है वो एक कॉन्फिडेंस पे रहे, कितनी भी एबिलिटीज है, इनडायरेक्टली आपको बैलेंस रखना अपने सपोर्टिव एनवायरनमेंट को या फिर कह सकते हो अपने लाइफ स्टाइल को। तो ये कुछ पॉइंट्स था आपके कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग में। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर नर्सेस। अगर मैं बताऊं एथिक्स डिराइव हुआ है आपका ग्रीक वर्ड से, उसका मतलब होता है ग्रीक वर्ड एथोस, उसका मतलब होता है कस्टम, एंड कस्टम का मतलब होता है मॉरल। Ethics is defined as a set of rules or principles that govern right conduct and is designed to protect the rights of a human being. तो ethics का मतलब होता है rules and regulations जो आपके बेनिफिट के लिए हो, जितने भी आपके प्रोटेक्ट हो उनके लिए हो। मेनली इनके पर्पस क्या होते हैं? अगर मैं बात करूँ ये एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, कोई भी प्रोफेशन हो कोई भी स्टेज को आपका एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, उस बाउंड्रीज फिक्स रहती है, उस अकॉर्डिंग आपको रहना होता है। नेक्स्ट क्या है जनरल गाइडलाइंस। हर एक कोर्स की कह सकते हैं या फिर हर एक प्रोफेशन की जनरल गाइडलाइंस होती है जो कि कौन डिजाइन करता है, ये एथिक्स डिजाइन करते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। जब आपको राइट एंड रॉन्ग मतलब कि सही गलत का फर्क होगा तभी तो आप सही को चुनेंगे, ये चीज का फर्क आपको एथिक्स ही करवाती है। नेक्स्ट क्या है करवाने का मतलब ये नहीं है कि आती आपको समझाती है, इन द सेंस है कि आपको फुल नॉलेज प्रोवाइड करती है एज अ रिटन फॉर्म, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि या इज इट राइट फॉर द पेशेंट, नो इट इज नॉट राइट फॉर पेशेंट। वो डिटेक्शन होता है और जब आप उस फील्ड में रहोगे ना तो फिर आपको खुद क्लियर हो जाता है कि ये पेशेंट के लिए सही है, इससे पेशेंट की जिंदगी बचा सकेंगे हम, क्योंकि वो हम पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। तो प्लीज आप उनको अपने ट्रस्ट जो बनाया उनको बनाए रखने के लिए, उनका ट्रस्ट जीतने के लिए आपको अपना 100% देना होगा। नेक्स्ट क्या है इनेबल्स अ करेक्ट डिसीजन। तो ऑफकोर्स ही बात है कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब पेशेंट बहुत ज्यादा हैक्टिक मतलब सिचुएशन होती है उनकी नहीं हम संभाल पाते हैं, तो उनके जो कंसल्टेंट है, ज्यादातर ऐसा आपने गवर्नमेंट सेक्टर में देखा होगा, नहीं अभी एज अ हेल्थ केयर वर्कर तो पहले देखा होगा कि वो बहुत ज्यादा हावी होने लगते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स पे। तो आपको उस समय ऐसा
ऐसा नहीं है कि वो चिल्ला रहे तो आप भी उन पर चिल्लाओ, वो आप एक मतलब कुछ भी डांट रहे हैं तो आप भी उनको कहने लगो। आपको पता होना चाहिए कि क्या करेक्ट डिसीजन, उनको कैसे समझाना, उनको कैसे बताना है। ये नहीं है आप उन्होंने गुस्सा करा आप उनके पेशेंट को छोड़ के चले आए, नहीं, वो अपना काम करें, हमारा काम जो है वो हम अपना काम करेंगे। पेशेंट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। नेक्स्ट क्या, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। तो राइट्स आपको सबको डिटेक्ट करने होते हैं। जितने भी आपके राइट्स होते हैं ना, वो आपको कोई आके नहीं देते, वो आपको एनालाइज करने होते हैं और उसके लिए आपको वर्क करना होता है। नर्सिंग एक प्रोफेशन है, उसको मेंटेन करना होता है, उसकी डिग्निटी को मेंटेन हाई करना है। और उसके लिए ना हार्डवर्क ऐसा नहीं सिर्फ मुझे करना है, उसके लिए हार्डवर्क आप सबको करना है। नर्सिंग कोर्स आपने चूज करा तो उसका मतलब ये नहीं है सिर्फ 4 साल कोर्स करा और उससे आप फ्री हो गए। अगर आप इस कोर्स में आओ तो इस कोर्स के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रहो और हमेशा ये सोचो कि हम किस तरीके से काम आ सकते हैं उन पेशेंट के, जिस तरीके से हम उनको बचा सकें, क्योंकि वो नहीं जानते कि हम उन पर प्रैक्टिस करें या सीख रहे हैं या फिर हम उन पर नहीं बचाना, मतलब कुछ भी एज इशू तो वो नहीं जानते। बट हमें ये सब नहीं रखना, अपनी लाइफ को बाद में रखना, उनको पहले रखना है। बैलेंस लाइफ होनी चाहिए, ऐसा नहीं है सिर्फ उन पे, अपने आप पे भी आपको ध्यान रखना है। तो ये राइट्स होते हैं, ये एथिक्स डिसाइड करते हैं, क्योंकि एक प्रोफेशनल कंडक्शन होता है। नहीं तो सिर्फ वो सिर्फ पेशेंट्स का रहेगा और नर्स का आईपीआर मेंटेन, डॉक्यूमेंटेशन, बाकी रेस्ट ऑफ चीजें क्या रह जाएंगी, एरर्स हो जाएंगी, राइट। नेक्स्ट आपका है प्रिंसिपल्स। ये कोड ऑफ एथिक्स के अंदर ही टॉपिक आता है, सब टॉपिक प्रिंसिपल्स। एज इट इज आपको ये लर्न कर लेना। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट डिस्कस कर लेती हूँ, फिर इनके मीनिंग्स बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट आपका जस्टिस, नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिसेंस, नेक्स्ट आपका पॉइंट है नॉन मेल फीसेंस, नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी, नेक्स्ट है फाइडेलिटी, नेक्स्ट है ऑटोनॉमी, नेक्स्ट वेरासिटी। अगर मैं बात करूँ तो इनका ये सेम एज इट इज कोड ऑफ एथिक्स ने दिए, तो आपको एज इट इज इनके नेम लर्न करने। नेम में प्लीज कोई चेंज मत करिएगा, स्पेलिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लर्न कर लीजिएगा। हाँ, मुझे भी नहीं आती थी बेनिफिसेंस की, मेल फीसेंस की, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम सुन रही थी, तो मैंने भी लर्न कर लिया था। जब तक सीखना है तब तक ये नहीं है कि इसका लर्न करना पड़ेगा, जब तक प्रैक्टिस का मौका मिल रहा है प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर मैं बताऊं उनकी मीनिंग, तो इनकी मीनिंग मैंने ब्रैकेट में लिख दी है। जस्टिस का मतलब आपको पता है, राइट है, क्योंकि अभी आपने बहुत ज्यादा सोशियोलॉजी में पढ़ा है। बेनिफिसेस का मतलब है काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब आपको अपने पेशेंट के प्रति हमेशा काइंड नेचर का रहना है। नेक्स्ट है नॉन मेल फीसेस, मतलब कि नो हार्म। ऐसा नहीं अगर आपके पेशेंट नहीं सुन रहे या फिर कॉपरेट नहीं करे तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत इंजेक्शन लगा दो या फिर आप उनको मारो या फिर उनको टॉर्चर करो, तो वो क्या है, नो हार्म। आपको हार्म नहीं करना है, कॉपरेट करना है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनानी पड़ेगी। अगर मेडिकेशन का टाइम 2 PM है तो आपको मेडिकेशन 2 PM पे देना होगा। ये नहीं है कि आप बिजी हो, डॉक्यूमेंटेशन करो या फिर कोई वाइटल्स ले रहे हो या फिर कुछ और काम करो, तो जिसकी वजह से उस मेडिकेशन का टाइम आप 3 PM या 4 PM करो, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके एक एक्शन तो उसकी पूरी लाइफ है, तो आपको इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है फाइडेलिटी। एज इट इज आप नाम लर्न कर लीजिएगा, आप थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। और मैं अभी इसलिए पढ़ा रही हूँ कि अगर आप अभी नोट्स बना लेंगे तो एग्जाम तक इसका 3 to 4 टाइम्स रिवीजन करिएगा, वरना आप भूल जाएंगे। एट लास्ट जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में जो एरर की वजह से यूनिवर्सिटी एग्जाम बेकार हो गया था, तो सेम आपका इस वक्त भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम डिस्कस कर रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ फाइडेलिटी को। इसका मतलब होता है लॉयल। अगर मैं बात करूँ, आपको लॉयल रहना पड़ेगा अपने काम के लिए, अपने पेशेंट के लिए, क्योंकि ये प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको प्रोफेशनली डेवलप होना होगा। अपनी रिस्पेक्ट, अपनी सेफ्टी, अपनी क्वालिटी, अपने आर्ट, अपने साइंस, हर किसी को आपको चुनना होगा। लॉयल्टी का एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी। जैसे कि एक पेशेंट है, वो अपनी कंडीशन बताता है, तो वो ये सोच बताता है कि आप किसी को ना शेयर करो, तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी की मेंटेन हो जाती है। अभी आप आगे पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कम्युनिकेशन में, बट मैं एग्जाम्पल में दे रही हूँ, तो वो चीज़ आपको मेंटेन करनी है। नेक्स्ट क्या, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब है फ्रीडम। ऐसा नहीं है कि आपने पेशेंट को एकदम फ्री करके छोड़ दिया, जी नहीं। फ्रीडम का मतलब है, जैसे कुछ पेशेंट साइकेट्रिक होते हैं तो उनको हम लोग रिस्टेंट देते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने रिस्टेंट कर दिया तो पूरे दिन आपने उनको ऐसे रिस्टेंट ही छोड़ दिया। रिस्टेंट का मतलब होता है बांध के रखना, जिससे वो एनजी ट्यूब्स को ना हटा दे, कैथेटर्स को ना हटा दे, जो उन पे कैनुला लगा है वो सब ना हटा दे, जिससे उनकी मेडिकेशन प्रॉपर चलती रहे। तो फ्रीडम का मतलब ये है कि उनको प्रॉपर टाइम पे उनको जिस तरीके से प्रोवाइड करना होता है उस तरीके से वर्क आवर्स के बाद प्रोवाइड करना है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आप अनरेबल नहीं रह सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्या है, वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है ट्रुथफुलनेस। ट्रुथफुलनेस का मतलब होता है, अगर फॉर एग्जांपल कैंसरस पेशेंट है तो अगर वो पूछेगा कि क्या मेरी डेथ होने वाली है, तो आपको ये नहीं कह देना कि हाँ तुम्हारी डेथ होने वाली है, तुम अभी 2 घंटे बाद मरने जा रहे हो। नहीं, आपको ऐसा नहीं कहना। आपको उसको होप देनी है, लेकिन झूठी होप नहीं देनी कि नहीं हमने जो दवाई दी आप उससे बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका कैंसर सही चला जाएगा और आप एकदम फिट हो जाएगा, कल आप घर जा रहे हो, तो ये झूठ है। उसकी वजह से उसके अंदर नॉन होपिंग जनरेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से शायद ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो। आपको होप के तौर पर क्या देना होता है कि हमने दवाई दी है, हमने अपना काम करा, अब दवाई अपना काम करेगी, आप टेंशन ना लीजिए, टेंशन से आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी, आप थोड़ा सा आराम करिए, आप अभी आपके पास बहुत समय, अभी आप ये काम कर लीजिए, वो मतलब उनको थोड़ा माइंड डाइवर्ट करना है। इस टाइप से मैं एग्जांपल दे रही हूँ, पता नहीं आप पेशेंट से बात करते हैं कि नहीं, बट अगर मैं बात करती हूँ तो इस तरीके से बात करने से चीजें हैंडल अप हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोड ऑफ एथिक्स। ये इंटरनेशनल लेवल पे, अगर मैं बताऊं इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स फर्स्ट अडॉप्टेड बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस ICN। अगर मैं बताऊं इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC होता है, जो हमें इंडियन की पूरी नर्सिंग को टीम को संभालता है। जो इंटरनेशनल है उसको हम लोग कहते हैं ICN, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। ये कब हुई थी, 1953 में। ये वर्क करती है 4 प्रिंसिपल एलिमेंट में। वो 4 प्रिंसिपल है, नर्स एट पीपल, नर्स एट प्रैक्टिस, नर्स एट प्रोफेशन, नर्स एट कोवर्कर्स। अगर मैं बात करूँ तो आप इससे समझ जाएंगे। सबसे पहले जो नर्स है वो उसे एज अ जनरल पीपल में समझना चाहिए, फिर उसको बहुत सारी प्रैक्टिस की नीड होती है, वो उसे प्रोफेशन की डिग्निटी, उसके जितने भी कह सकते हैं आप रूल्स एंड रेगुलेशन से जितने भी गवर्नेंस राइट्स है वो पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपके कोवर्कर कलीग्स अपने मेंटेन करने होते हैं। तो बस यूनिट 3 में इतना ही। और अगर आपको यूनिट 3 समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। और अगर आपका कोई भी डाउट हो यूनिट 3 में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगी
आपके डाउट्स को क्लियर करने के। वैसे यूनिट 3 की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे इतनी डिफिकल्ट यूनिट नहीं है और मैंने उन पॉइंट्स को ज़्यादा फोकस करा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लर्न कर लीजिएगा, इसके नोट्स तुरंत बना लीजिएगा, इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।